हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत बेहतरीन एक सर्किट का एनालिसिस। और ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत सिंपल सर्किट है। और सिंपल सर्किट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ, कोई पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। बट नो डाउट, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो मैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप तो बोलते हैं सर कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो जो हमने पढ़ा है उसमें एक ओप एम्प होता है सर, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता है और एक इनपुट लगा होता है और जिसके थ्रू हम गेन निकाल रहे होते हैं। वो सम गेन इज इक्वल टू सम पॉजिटिव साइन के साथ 1 प्लस आर एफ बाई आर वन आ रहा होता है, वेयर वी आर यूजिंग द रेजिस्टेंस, जहां पर हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर आपने कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, ओनली मॉसफेट एंड कैपेसिटर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो बेटा बता दूं तो यहां पर मॉसफेट एज अ स्विच बिहेव कर रहे हैं। आइडियल मॉसफेट मैं कंसीडर करके चलूंगा एंड ओप एम्प इज आल्सो आइडियल। और जो कैपेसिटर C1 C2 है वो आपको गेन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो आपको गेन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और आपको एक सबसे बड़ी खास बात दिख रही होगी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज इन्वर्टिंग एंड इट इज नॉन इन्वर्टिंग। और इन्वर्टिंग साइड इनपुट लगा हुआ है और फिर भी सर इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कितनी मतलब डिफरेंट बात देखने को मिल रही है। नो डाउट यू नो वेरी वेल व्हेन कैपेसिटर्स आर देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सम फेज चेंज। ओके, सो दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो अब मैं देखता हूं यहाँ पर सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। अब ये सर्किट है, इसमें मॉसफेट दिख रहे हैं, कैपेसिटर दिख रहे हैं, ओप एम्प दिख रहे हैं। यहाँ पर ये phi1 phi2 जो होते हैं ना, ये कंट्रोल सिग्नल है। ये आपकी क्लॉक्स हैं जो मॉसफेट की स्विचिंग को कंट्रोल करती है कि कब कौन सा मॉसफेट ऑन होगा। तो यहाँ पर ये जो phi1 phi2 जो आपकी दो क्लॉक गिवन है, ये नॉन ओवरलैपिंग क्लॉक है। नॉन ओवरलैपिंग क्लॉक का मतलब ये होता है कि जब एक क्लॉक हाई है तो दूसरी प्रॉपरली लो होगी, जब पहली वाली लो होगी तो दूसरी वाली हाई चल रही होगी। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है कि व्हेन दिस इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, एट दैट टाइम स्टिल दिस इज इन द लो कंडीशन। मीनिंग इज दैट सेकंड वाला जो क्लॉक है वो लो से हाई तब जा रहा होगा जब पहला वाला क्लॉक प्रॉपरली लो हो गया हो। ऐसा इसलिए मार्जिन रखा जाता है सो दैट कोई भी ऑफसेट वाली प्रॉब्लम है आपकी क्लॉक्स वगैरह में तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज हम चाहते हैं कि जब ये ऑन हो ये वाली क्लॉक तो ये वाली ऑफ हो, जब ये ऑफ हो तो ये ऑन हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस सर्किट वर्क्स प्रॉपर्ली। ओके, और आइडियल में इसमें एलिमेंट्स कंसीडर। अब आप बात करते हैं phi1 phi2 की। तो ये इक्वल टू जीरो माना, मैंने यहां से एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा t ग्रेटर देन जीरो पर। ठीक है, लेस देन जीरो पर बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस प्रोडक्ट आपका चल रहा होगा। तो t ग्रेटर देन जीरो के बाद की मैं डिस्कस करने वाला हूं। और इनिशियली सारे कैपेसिटर्स वगैरह का मैं कोई भी वोल्टेज इनिशियली कंसीडर करके नहीं चल रहा हूं, t ग्रेटर देन जीरो के बारे में बाद हम बात कर रहे हैं। तो t ग्रेटर देन जीरो पर जैसे बात करूं तो पहले मैं देख रहा हूं कि phi1 मेरी हाई है, phi2 मेरी लो है। तो मैंने लिखा कि व्हेन phi1 इज हाई, phi1 मतलब क्लॉक नंबर 1 इज हाई एंड phi2 इज द क्लॉक नंबर सेकंड, और ये क्लॉक आपकी लो चल रही है। तो phi1 इज हाई एंड phi2 इज लो। phi1 किससे कनेक्टेड है बेटा इस सर्किट में? phi1 कनेक्टेड है MOSFET 1, MOSFET 3, MOSFET 2। तो 1 2 3 जो तीन MOSFET है, ये इनके गेट phi1 के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। अगर गेट का वोल्टेज हाई होता है NMOS का तो उसे हम ऑन कंसीडर करेंगे। सेम वे में ये 5 और 4 नंबर का जो NMOS है आपके, ये phi2 क्लॉक से कनेक्टेड है इन दोनों के गेट। तो व्हेन दिस phi2 इज हाई तो आपके 4 एंड 5 ऑन होंगे। अब देखते हैं यहां पर, ये बेसिक आपको पता है। तो व्हेन 5 इज हाई एंड phi2 इज लो, phi1 अगर हाई होगा तो 1 2 एंड 3 ऑन हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 आर ऑन। और मैंने आइडियल मॉसफेट माने हैं। आइडियल मॉसफेट मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जस्ट हम उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जस्ट आइडियल स्विच हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है सर, अगर ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है और ये 5 और 4 ऑफ चल रहे होंगे बिकॉज phi2 इज लो, तो ये ऑफ है तो इसको ओपन सर्किट कर दिया बेटा, इसको ओपन सर्किट कर दिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? ओप एम्प की जगह सर मैंने ओप एम्प ले लिया, C1 की जगह सर मैंने C1 ले लिया। ये मॉसफेट फर्स्ट वाला ऑन है, शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहां पर Vin कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं, ये phi1 हाई है, इस वजह से ये वाला मॉसफेट भी ऑन, ये वाला ही मॉसफेट ऑन। ये बायर्स बनाने की जरूरत नहीं है सर्किट में, बिकॉज मॉसफेट की गेट करंट जीरो होती है तो वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मॉसफेट को जो स्विच से रिप्लेस करना है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। तो ये आपके ड्रेन टर्मिनल है, तो इसके बीच में शॉर्ट सर्किट। तो देखो यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन है क्योंकि ये मॉसफेट ऑफ है। ठीक है सर, ये मॉसफेट ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट, ये C2 और ये हमारा बायर का एज इट इज कनेक्शन, ये ओपन, ये ओपन, ये C1 C2 C2 एंड दिस इज ऑन शॉर्ट सर्किट एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट विद द ग्राउंड।
अब ये हमको दिख रहा है, ये सर्किट बना, अब इसकी एनालिसिस करते हैं। नो डाउट यहां पर आपको देखो ये नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है, प्रॉपर्ली आप वर्चुअल शॉर्ट लगा सकते हैं। और मैंने, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले ही मैंने स्विच्ड कैपेसिटर के मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने ऑलरेडी स्विच कैपेसिटर इंटीग्रेटर सिखाया था मैंने आपको, वहां पर मैंने बताया था प्रूव करके, और आज इसमें भी आगे बताऊंगा मैं। तो वर्चुअल शॉर्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है फालतू का, बिकॉज मैंने ये बताया था कि ये वाला सर्किट को मैं इक्विवेलेंटली एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, इस वाले पोर्शन को इक्विवेलेंटली एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। व्हेन टू रेजिस्टेंस आर देयर और ये नेगेटिव फीडबैक है, ओप एम्प आइडियल है, प्रॉपर्ली वर्चुअल शॉर्ट लगा सकता हूं। सो आपको वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया आराम से वर्चुअल शॉर्ट लगाया सर, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राउंड, ओप एम्प की इनपुट करंट जीरो, आइडियल ओप एम्प कंसीडर करके चल रहे हैं। अब खुद देखो बेटा, अगर ये नोड वोल्टेज जीरो है तो ये नोड वोल्टेज भी जीरो होगा, तो आउटपुट इक्वल टू जीरो, V नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, C2 के अक्रॉस देखूं, C2 का ये वाला टर्मिनल भी ग्राउंड है, ये वाला वर्चुअल ग्राउंड पर कनेक्टेड है, तो C2 का वोल्टेज भी जीरो। अब C1 की बात करता हूं, C1 के इस पॉइंट पर इधर की साइड पिन कनेक्टेड है और यहां पर वर्चुअल सोर्स जीरो है, तो ऑब्वियसली यहां पे एक करंट फिल होगी। अब मैं बात करूं इस करंट के पाथ की, तो इस करंट का पाथ क्या होगा बेटा, ऐसे जाएगा और ओप एम्प में जीरो, ये इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा, ऐसे करके ओप एम्प के बाहर से निकल के आ जाएगा ये। ओके, यहाँ पर तो सीधा ये ग्राउंड पर है, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये करंट आएगा और ऐसे ऐसे करके चला जाएगा ओप एम्प में। ओप एम्प के आउटपुट में कितना भी करंट आप एज्यूम कर सकते हैं, कितना भी वो ले सकता है, कितना भी दे रहा होगा। तो अब ये C1 है, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो C1 विल चार्ज अप टू Vin, तो VC1 इक्वल टू Vin, पोलैरिटी मैंने इंडिकेट कर दी, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस करके ये Vin चार्ज हो जाएगा। सेम वे में अगर Vin से ये चार्ज हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1, VC1 इज Vin, चार्ज की बात करूं तो Q इक्वल टू CB, तो QC1 इक्वल टू C1 इंटू VC1 से आपका चार्ज आ गया। तो हाउ मच चार्ज इज देयर अक्रॉस द कैपेसिटर C1, तो कैपेसिटर C1 जो है आपका वो चार्ज हो गया है किससे, C1 इंटू V1, दैट इज C1 इंटू Vin से चार्ज हो चुका है, C1 इंटू Vin चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, इन दोनों क्लॉक का टाइम पीरियड सेम है, मतलब ये जो दोनों क्लॉक है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस नॉन ओवरलैपिंग है। जब एक हाई है तो दूसरी लो है, दूसरी लो है तो दूसरी हाई है, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब मैंने आधे पोर्शन में देख लिया मैंने, जब ये हाई था और ये लो था तब की स्टोरी मैंने कवर कर ली। अब मैं कवर करता हूं सेकंड स्टोरी, इसमें आपका phi2 हाई हो, phi1 लो, मैं नीचे करने वाला हूं अभी। तो जब phi1 लो होगा तो ये वाला मॉसफेट ऑफ, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑफ, ये फोर्थ वाला ऑन होगा, तो आप खुद सोचो ये V नॉट होगा, नॉट से ये ऑन कनेक्शन शॉर्ट, ये C2 और ये कनेक्शन, ये वर्चुअल ग्राउंड। ओके, सो ये नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, ये C1, ये 5 वाला ऑन हो जाएगा आपका, 5 वाला ऑन मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट, C1 का ये वाला टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट और ये वाला मॉसफेट ऑफ, Vin डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा देखते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं मैं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो चलते हैं अपन आगे। ओके, तो व्हेन phi1 इज लो एंड phi2 इज हाई, phi1 लो है phi2 हाई है, तो मैंने दिख दिया 2 5, ये जो मॉसफेट है आपके, ये कहां पहुंच गए, चल यहां पर वाले को बड़ा कर दूं, क्या हो गया, अब देखो ध्यान से, हाँ अब चलते हैं। व्हेन phi2 इज हाई एंड phi1 इज लो, अब phi2 हाई है phi1 लो है, तो phi2 हाई होगा तो क्या होगा, अभी खुद देख चुके हो, ये वाला ऑन कर दो सर, ये वाला ऑन कर दो, C2 के इधर यहाँ पर पाथ बन जाएगा, ये V नॉट के थ्रू, ये वाला पाथ, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, और C1 इधर की साइड ये 5 का ऑन होने की वजह से ये ग्राउंड से कनेक्ट, यही चल रहा होगा सर्किट में। चलो भैया सर देख लेते हैं, ये C2 है, ये फोर्थ वाला मॉसफेट ऑन, ये वाला आपका 5 वाला मॉसफेट ऑन, और यहां पर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है या V नॉट से। अब देखो इसकी एनालिसिस करते हैं, रेड कलर का पेन लेते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से, C1 कितने से चार्ज था इनिशियली यहां पर प्लस और यहां पर माइनस करके वो कितने से चार्ज था, C1 वाज चार्ज विद द Vin अमाउंट ऑफ वोल्टेज। चार्ज की बात करें तो Q इक्वल टू C1 Vin से वो चार्ज था। अब खुद देखो जैसे ये शॉर्ट लगा, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, मतलब फाइनली इस कैपेसिटर का वोल्टेज तो जीरो आना चाहिए। इनिशियली Vin से चार्ज है, फाइनली स्टडी स्टेट में इसको जीरो वोल्टेज पर पहुंच जाना चाहिए, इसका चार्ज जीरो जाना चाहिए। अब चार्ज जीरो अपने आप तो हो नहीं जाएगा भगवान की कृपा से, तो इसका चार्ज क्या होगा, कहीं ना कहीं अपना ट्रांसफर करेगा C2 को। यहां बोलूं इसका चार्ज जीरो कैसे होगा, फाइनली जीरो होना चाहिए, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, जीरो कैसे होगा,
माइनस करके चार्ज है तो उल्टा चार्ज कर दो बेटा। उल्टा चार्ज का मतलब अगर मैं इसमें कहीं ना कहीं ऐसे करंट लेकर आ जाऊं और वो इसको ऐसे करके प्लस माइनस करके बी इन अमाउंट से ही चार्ज कर दे, तो यहां पर क्या चल रहा था, प्लस माइनस बी इन, और ये प्लस माइनस बी इन दोनों कैंसिल आउट होकर 0 वोल्ट बन जाएगा। राइट बात। तो इसका मतलब यह है कि इसको 0 वोल्ट पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे करंट आनी चाहिए। ये करंट तो 0 है, मतलब ये ओप के आउटपुट से यहां से एक करंट आएगी, current will flow through the C2 and that current will flow through C1 and ground and this C1 will finally go to the 0 voltage. Meaning is that तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा फाइनली। जब ये करंट ऐसे अगर फ्लो होगी बेटा, ऐसे ऐसे जारी होगी ये करंट, ये तो डेफिनेटली C2 को चार्ज करेगी ऐसे करके। तो अगेन मैं बात करूं कि चार्ज तो कंजर्व्ड है आपका, तो C1 का जो चार्ज था तो वहां से मैं देखूं तो QC1 कितना था बेटा, इनिशियली देख रहे हैं हम 1 इंटू V1 दैट इज 1 इंटू V, ये इनिशियल चार्ज आपके पास अवेलेबल। QC2 की बात करूं मैं, QC2 क्या होगा, C2 इंटू V2, C2 की जगह C2 V2। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है बेटा, अब बेटा बताओ, ये वाला वोल्टेज है 0, ये वाला वोल्टेज है V0, तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना होगा, मैं इसको V2 बोल रहा हूं, यहां पर प्लस यहां पर माइनस करके V2 के बराबर है, V0 के बराबर है, मैं लिख देता हूं सर V0 के बराबर है। अब चार्ज कंजर्वेशन से आपको पता है QC1 इक्वल टू Q कर दो सर आप, तो यहां से आ गया C1 इंटू V इन इक्वल टू C2 इंटू V0। तो बेटा V0 अपॉन V इन कितना आ गया, V0 अपॉन V इन इज C1 बाई C2। अब खुद बताओ, C1 मान लो कुछ रेंज का कैपेसिटर है, C1 किसी वैल्यू का कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ नंबर ले लूं, सपोज C1 मेरा 100 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, पिकोफैराड का कैपेसिटर, और C2 मेरा मान लो सपोज 2 पिकोफैराड का कैपेसिटर है सपोज, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 इज द गेन। इसका मतलब क्या, आप समझने की कोशिश करें, ये कंप्लीट साइकिल हमने कंप्लीट कर ली किसकी, क्लॉक की। क्लॉक की हाफ साइकिल में क्या हुआ, पहले हाफ साइकिल करें तो साइकिल में लगभग C1 जो था हमारा वो C1 चार्ज हो गया इनपुट वोल्टेज V से। चार्ज होने के बाद जैसे आया किसका, क्लॉक का, जिसमें हमारी रिवर्स कंडीशन, जो मॉसफेट पहले ऑफ थे वो ऑन हो गए, उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ C2 को, और फाइनली अगर मैं V0 की बात करूं, V0 कितना होगा, ये 0 है, V2 है, तो V0 इक्वल टू V2 होगा आपका, एंड V2 आपका जो दिख रहा है आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना इक्वल टू आएगा C1 V in अपॉन C2, C1 बाई C2 टाइम्स ऑफ V in, उतना आपका V0 आ गया होगा, या V0 यहां से निकाल सकते हैं C1 बाई C2 टाइम्स V in 50 टाइम्स ऑफ V in आ जाएगा, जो कि V in आपका वोल्टेज हो इनिशियली मान लो 5 वोल्ट है, तो V0 आएगा 5 इंटू 50, 250 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात दिख रही होगी कि आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मीनिंग इज दैट आउटपुट और इनपुट सेम फेज में आ रहे हैं, इसका मतलब नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है। इसलिए मैंने इसकी छाती पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्यों है, क्योंकि गेन मिल रहा है 50, V0 अपॉन V in 50 है, प्लस साइन के साथ है, इसलिए नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है। अब बात आती है कि सर ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है, अच्छी बात है, लेकिन आप सर इसमें बात करें तो सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो V0 आपका 0 चल रहा था, और फिर आफ्टर सम ड्यूरेशन मैंने देखा तो गेन मिल गया 50। ये आपका स्विच्ड कैपेसिटर एम्पलीफायर है, जिसका मतलब ये है कि आपको हमेशा 50 नहीं मिल रहा होगा, 0 से सम ड्यूरेशन के लिए आपको 0 मिल रहा होगा V0, एंड आपको 50 टाइम्स ऑफ V in मिल रहा होगा V0, दैट इज कॉल्ड स्विच्ड कैपेसिटर एम्पलीफायर। इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूं स्विच्ड कैपेसिटर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सर इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि हमें पता है कि सर हमारा जो सर्किट है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर अगर हमें बनाना हो तो सिंपली हम एक मॉसफेट वो ओप एम्प ले लें, दो रेजिस्टेंस RF R1 लगा लें, नॉन इनवर्टिंग पर इनपुट V in निकाल लें, V in लगा दें, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस RF बाई R1 टाइम्स ऑफ V in। RF R1 की वैल्यू कुछ ले लो सर और हमें 50 गेन मिल जाएगा। मान लो RF ले लिया 49 किलो ओम, R1 ले लिया मैंने 1 किलो ओम, तो अगेन मेरा आंसर 50 आ जाएगा, 50 गेन मुझे वहां पर भी मिल गया। लेकिन सर आपने इतना ये क्यों बनाया, इसका रीजन है, आप खुद समझो, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर कि इसका बेनिफिट क्या है आपको, आप बेनिफिट देखो। सर ये सेम सर्किट तो हमारा ऐसे बन सकता था, ठीक है, ध्यान समझना बात को, ठीक है? और आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो, प्रीवियस और व्हाट एवर द नंबर आई डोंट नो, आपने स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट वाला अगर रिलेशन आपने सर्किट वाला मतलब सेशन देखा हो तो समझ में आएगा। जैसे कि ये मैंने लगा दिया, तो ये भी तो आपका
बिहेव कर रहा है ना सेम। मान लो मैं ये रेजिस्टेंस ले लूं RF, ये R1 या R2 R1 ले लूं मैं, R2 बोल दिया मैंने, R1 बोल दिया, मैंने अभी कुछ लगाया नहीं यहाँ पे इनपुट पर, बस मैंने बोल दिया कि ये सर्किट भी तो आपके नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनपुट लगा दूं, इसको ग्राउंड कर दूं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ पर इनपुट लगा दूं, यहाँ ग्राउंड कर दूं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर, तब भी मुझे गेन मिल जाएगा। लेकिन इसके कंपेरिजन में इस सर्किट में क्या एडवांटेज है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकता हूँ यहाँ भी, क्योंकि आपको अगर इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर ये पूरा का पूरा डिजाइन करना है, पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, ओप एम्प बनाया आपने आईसीज में, एनालॉग आईसी डिजाइन में, R2 R1 बनाया, तो R2 R1 और ये पूरा का पूरा जितना एरिया रिक्वायर्ड करेगा ना, इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना चिप का, उसके कंपेरिजन में ये वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है ऊपर, ये वाला सर्किट, दिस विल ऑक्यूपाई लेस चिप एरिया, because you know very well the fabrication of C2 and C1 we can done with the help of MOSFET only. MOSFET can act as a capacitor, MOS capacitor आपने पढ़ा है, आप जानते हैं उस चीज को, ठीक है। एंड MOSFET जो आपके हैं वो बहुत लेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं कंपेयर टू रजिस्टर। तो आपको जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस का फैब्रिकेशन करना है आईसीज में तो वो मोर डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्ड मोर चिप एरिया और दिस सर्किट विल रिक्वायर लेस चिप एरिया। तो ये बहुत एफिशिएंट है उस वे में, इसलिए हम इस स्विच्ड कैपेसिटर एम्पलीफायर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां पर हम किसी भी फिजिकल रजिस्टर को यूज नहीं कर रहे हैं। और ये सर्किट भी हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, जिसमें हमारा गेन जो आ रहा है फाइनली वो C1 और C2 के रेशियो पर आ रहा है। सेकंड फायदा की बात क्या होती है, सेकंड एडवांटेज क्या होता है जो मैं आपको बताऊं, कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपका जो V0/Vin आया वो C1/C2 आया। C1 C2 जो है आपके पिकोफैरेड के कैपेसिटर हैं, आपको पता है मॉस का यूज करके हम पिकोफैरेड रेंज के कैपेसिटर आसानी से बना सकते हैं। अब होता क्या है कि आपको पता है टॉलरेंस की चीज पढ़ी होगी आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो रेजिस्टेंस है R2 R1, सपोज मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाह रहा था, सपोज आ गया 0, तो सपोज मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाह रहा था और सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर Vin लगा और ये मेरा बन गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए मान लो मुझे सेम गेन चाहिए था, मैं ले लिया 49 किलो ओम और ये ले लिया सपोज मैंने 1 किलो ओम, ओके, किलो ओम के ले लिया, बहुत हाई वैल्यूज, मतलब 49 किलो ओम को आप फीलिंग्स लेकर आए तो 49000 ओम ऐसे करके रेजिस्टेंस है। तो इसका गेन कितना आ जाएगा, V0/Vin, अगेन V0/Vin निकालूंगा तो 1 प्लस RF/R1 और ये आ गया आपका 50। गेन तो आपने सेम अचीव कर लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोर एक्यूरेट आंसर देगा, बिकॉज आप ये चीज सोच के चलें, अगर आपका टॉलरेंस कुछ परसेंटेज है +-5% या +-10%, मान लो +-5% का टॉलरेंस है रेजिस्टेंस में, तो आप देखो कि अगर मैक्सिमम एरर की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम एरर क्या होगा, मैक्सिमम एरर मतलब मेरा जो गेन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा ये न्यूमरेटर, क्योंकि गेन क्या है आपका, गेन है 1 प्लस RF या RF की जगह R2 माना है मैंने, तो दिस इज R2/R1। मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम गेन एरर की बात करूं मैं, R2 हाईएस्ट हो, मतलब 49 किलो ओम +-5% है, इसका मतलब 49 प्लस 5% ऑफ 49 कर दूं तो मैक्सिमम हो जाएगा R2। और मान लो R1 चल रहा हो किस कंडीशन में, R1 एक्चुअल वैल्यू माइनस 5% ऑफ R1, मतलब R1 की लोएस्ट वैल्यू R2 की हाईएस्ट वैल्यू, देन यू विल से द गेन विल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड केस क्या बनेगा, R2 की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 49 किलो ओम माइनस 5% ऑफ 49 किलो ओम डिवाइडेड बाय R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 किलो ओम प्लस 5% ऑफ 1 किलो ओम, एंड इन दैट केस यू विल गेट लोएस्ट गेन। So meaning is that you are having some range of the gain. This 50 gain is not actual gain because there is some tolerance. But in the case of capacitance, capacitance are of very small value. और आपको पता है small value का 5%, जिसमें बोलूं आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए का 5% कितना होगा, 10 into 5/100, 50/100, that is 0.50। और मैं बोलूं आपके पास 1000 रुपीज हैं और 1000 रुपीज का 5%, 1000 into 5/100 अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा आएगा। मीनिंग इज दैट अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस बना पाना बहुत डिफिकल्ट टाइप की बात हो जाती है, तो आप एक सोचें कि उसको एक्यूरेटली बना पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इन दैट केस कैपेसिटर्स को पिकोफैरेड बनाते हैं हम। अगर कैपेसिटेंस में भी कुछ टॉलरेंस आता है, स्मॉल चेंजेस आते हैं,
तो वो उसको उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे उसके गेन को, उसका गेन लगभग 50 के आसपास ही आएगा, उसमें उतना फ्लक्चुएशन होगा. दैट इज द एडवांटेज, बिकॉज इन द इंटीग्रेटेड सर्किट कैपेसिटेंस वी कैन फैब्रिकेट विद द मोर एक्यूरेसी कंपेयर टू दीस रेजिस्टेंस R2 एंड R1. दैट इज द पॉइंट. ओके, इसलिए हम स्विच्ड कैपेसिटर एम्पलीफायर पढ़ रहे होते हैं. नाउ बात करते हैं हम इसकी कि इस सर्किट का एक सिंप्लीफाइड एनालिसिस क्या होता है. ये तो मैंने ये डिफरेंस मतलब क्या है इन दोनों के बीच में. अब बात करते हैं हम इसकी, इस सर्किट को और एनालिसिस कैसे कर सकते थे. जैसे आपने लास्ट क्लासेस देखी हो मेरी स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि ये C1 क्या कर रहा है. C1 पहले कंप्लीट टीसी साइकिल जो है, कंप्लीट टाइम पीरियड टीसी है, क्या कर रहा है ये, एक बार चार्ज हो रहा है Vin से, फिर Vin को ट्रांसफर कर रहा है C2. अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 क्या कर रहा है, एक बार इनिशियली 0 वोल्ट पर है, फिर फाइनली उसी साइकिल के अंदर हाफ साइकिल में वो Q1 के C1 के वोल्टेज को चुरा लेता है, खींच लेता है. यही चल रहा है एक तरीके से, पंपिंग हो रही है चार्ज की उधर. ठीक है, इसका मतलब है कंप्लीट एक साइकिल में देखूं मैं, कंप्लीट एक साइकिल में दैट इज द टाइम पीरियड TC, उसमें अगर मैं C1 और C2 को कंसीडर करूं तो एवरेज करंट कितनी फ्लो हो रही होगी C1 में C2 में. अगर मैं इसको उस तरीके से देखूं मैं, ये तो मैंने अभी नीचे जो बताया वो मैंने नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर बनाया आपके लिए. ठीक है, ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर की बात की, तो मैं अलग बॉक्स में बंद कर दूं. अब मैं बैक करता हूं अपने सर्किट पर, अपने सर्किट पर वापस आ रहा हूं, क्योंकि तो मेरा सर्किट बना हुआ था मॉसफेट एंड ओप एम्प के थ्रू. जिसका मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे सर्किट में इनपुट कहां पे लगा हुआ था. तो आप कंफ्यूज मत होना कि इन्वर्टिंग है कि नहीं. इसका मतलब है कि मैं उस सर्किट को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं. तो यहां पर वो उसका एक रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट वन, और यहां पर मैंने बोल दिया कंप्लीट हुआ था उसका रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड. और ये मैं लास्ट उसमें बता चुका हूं, ये ग्राउंड पर लगा हुआ था और यहां पर कनेक्टेड था Vin. उस सर्किट की बात कर रहा हूं. अब भले ही आपको वो इन्वर्टिंग टाइप का दिखने लगेगा, क्योंकि इस टाइप की जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वहां पर हमें मॉडुलस देखना होता है, हमें मोड देखना होता है, क्योंकि माइनस साइन और प्लस साइन जो गेन में आ रहा होता है ना, वो तो जस्ट फेज शिफ्ट होता है. हमें गेन से मतलब होता है, बिकॉज फेज शिफ्ट को तो हम हैंडल कर सकते हैं, नो डाउट. तो ये हम समझने वाली बात है, अदरवाइज एक्चुअल सॉल्यूशन तो ऊपर कर चुके हैं. R इक्विवेलेंट बन क्या होगा, आप खुद सोचो. इस सर्किट में हो क्या रहा है, मैं इसलिए करा रहा हूं, आई होप कि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए एवरेज कितना करंट फ्लो हो रहा होगा C1 के अक्रॉस, 3 है, 3 की वजह से कुछ एवरेज करंट फ्लो हो रहा होगा. एवरेज करंट कैसे निकालो, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. बस हो गया खेल आपका. बाकी आप और अच्छे डिटेल के लिए पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं. तो अगर मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, कैसे निकालोगे R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटर C1 है, मॉसफेट लगे हो जो कि स्विच की तरह काम कर रहे हैं, देयर सम फ्रीक्वेंसी इज देयर जो स्विच को कंट्रोल कर रही है. तो आप देखें एवरेज करंट कितनी हो रही होगी. अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं जो C1 के थ्रू फ्लो हो रही है, एवरेज करंट क्या होगी, चार्ज ऑफ द C1 मान लो अपॉन टाइम, यही तो होता है. Q इक्वल टू I इंटू I इक्वल टू Q अपॉन T. तो एवरेज करंट इक्वल टू सम एवरेज चार्ज अपॉन DC कर सकता हूं मैं. अब देखो QC1 क्या है, 1 इंटू V1 की जगह क्या था, वो Vin से चार्ज हो रहा है ना, तो से लेकर TC में C1 जो है वो Vin से चार्ज 0 हो रहा है, तो एक Vin चार्ज रख रहा है इनिशियली वो, तो C1 Vin अपॉन TC ऐसे लिख दिया मैंने. अब खुद बताओ ये क्या लिखा हुआ है, I एवरेज इक्वल टू, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको. तो C1 अपॉन, अगर मैं यहां पर लिख दूं ये को ऐसे करके, इनकी जगह Vin, और ये लिख दिया मैंने TC अपॉन C1. क्या दिख रहा है आपको, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, ये V, ये I, और ये क्या होना चाहिए फिर R. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस वाली यूनिट, तभी तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट. तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, टाइम पीरियड TC अपॉन C1, या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोलूं F इंटू C1, F1 बोल दूंगा मैं उसको. तो मीनिंग इज दैट जो 5-1 क्लॉक है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं बोल सकता हूं F1, और C1 इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर. इसके थ्रू मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं. अगेन बात करूं मैं, ये मान लो मेरी दोनों क्लॉक की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 के बारे में लिखूं मैं, R इक्विवेलेंट 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू F1. तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है बेटा, क्लॉक फर्स्ट और क्लॉक सेकंड दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों के टाइम पीरियड सेम लिखा है ना, तो फ्रीक्वेंसी है. R इक्विवेलेंट सेकंड क्या होगा बेटा,
आर इक्विवेलेंट सेकंड निकालूंगा तो वो अगेन ये होगा। तो बेटा वी नॉट अपॉन वी इन क्या होता है, अगर मैं वी नॉट अपॉन वी इन यहां से निकालूं मॉड में तो क्या आएगा, नॉट अपॉन वी इन इज आर इक्विवेलेंट 2 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 2 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 करूंगा, अगेन आंसर क्या आएगा बाई सी टू। तो यही तो आंसर था मेरा, C1 बाई C2 इज द गेन। देखो आप ऊपर C1 बाई C2, yes or no? So that is the way, another way by which we can approach this type of circuit, जो मैंने लास्ट आपको सेशन में बताए थे। आई होप आपने वो सेशन जरूर देखा होगा। तो इट इज अबाउट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे। तो आप देखें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए भी मैं लेकर आया हूं, फटाफट निपटाते हैं अपन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये आपको दिख रहा है, अब मैंने कुछ नहीं किया उस सर्किट में, वही सेम सर्किट है आपका, देखो C1 C2 और ये आपका एक ओप एम्प लगा हुआ है, ये मॉसफेट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 5th। बस डिफरेंस क्या किया कंपैरिजन पहले के में, 5 और 5 2 बिल्कुल सेम है, वही क्लॉक है आपकी। अंतर क्या किया है कि पहले मेरा 5 और 4 एक साथ कंट्रोल हो रहे थे क्लॉक के थ्रू, और सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मॉसफेट एक क्लॉक 5 1 से कंट्रोल हो रहे थे। चेंज क्या कर दिया मैंने, 5 1 क्लॉक से 2 3 स्टिल कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट वाले को 5 1 से डिस्कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट वाला मॉसफेट में 5 1 से कंट्रोल नहीं कर रहा, इंस्टेड मैं फर्स्ट वाले मॉसफेट को कंट्रोल कर रहा हूं 5 2 के थ्रू। 5 2 के थ्रू मेरा फोर्थ वाला पहले भी कंट्रोल हो रहा था, पहले 5 वाला, लेकिन 5 वाले को मतलब फर्स्ट और 5 नंबर के जो मेरे मॉसफेट थे उनकी क्लॉक मैंने चेंज कर दी। पहला फर्स्ट वाला मॉसफेट 5 1 से कंट्रोल था, फिफ्थ वाला मॉसफेट 5 2 से कंट्रोल था, उल्टा कर दिया मैंने। अब फिफ्थ वाले को कंट्रोल कर रहा हूं 5 1 से और फर्स्ट वाले को कंट्रोल कर रहा हूं मैं 5 2 से, बस इतना चेंज किया है मैंने। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, अगेन एनालिसिस बहुत इजी है। व्हेन 5 1 इज हाई एंड 5 2 इज लो, 5 1 इज हाई एंड 5 2 इज लो, 5 1 हाई होगा, दिस मॉसफेट इज ऑन, दिस मॉसफेट इज ऑन, ठीक है, दिस इज ऑफ बिकॉज दिस इज डिपेंडिंग ऑन 5 2, ओके, और ये फर्स्ट वाला भी ऑफ होगा क्योंकि 5 2 पर डिपेंड कर रहा है। 5 1 अगर हाई है फिफ्थ वाला ऑन होगा, तो फिफ्थ वाला ऑन, दिस ऑन, ओपैम का सर्किट देखो ये बन गया। कौन कौन सा ऑन है, C1 के इधर फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला 5 1 से कनेक्टेड, 5 1 हाई है तो फिफ्थ वाला ऑन, तो C1 इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, C2 के इधर 3 वाला ऑन है, कर दिया, ये सेकंड वाला ऑन है, ये ऑन कर दिया, एंड दिस इज द बायर एंड दिस इज द कनेक्ट। ये सर ऑफ है फोर्थ वाला, ओपन सर्किट, उसको सो ही नहीं किया मैंने, ये सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट। अगेन इसकी एनालिसिस करें, ओप एम्प की इनपुट करंट 0, वर्चुअल शॉर्ट से ये ग्राउंड वोल्टेज, ये 0 है, ये 0 है, तो Vc1 कितना होगा, Vc1 0 होगा सर। ये सर 0 है, ये 0 है, तो Vc2 भी क्या होगा 0, Vc1 Vc2 इक्वल टू 0। चार्ज अक्रॉस C1 इज 0, चार्ज अक्रॉस C2 इज 0। व्हाट इज V0 सर, ये 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 V0, तो V0 0, QC1 0, QC2 0, Vc1 0, Vc2 0 और R 0। ओके ओके सर, ओके, नाउ सी दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ इसका रिवर्स क्या होगा बेटा, रिवर्स देखते हैं सर। व्हेन 5 1 इज लो एंड 5 2 इज हाई, तो 5 1 लो है 5 2 हाई है, तो क्या हो जाएगा आप, तो आपका सेकंड नंबर का मॉसफेट जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा, थर्ड वाला जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा। देखो तो C1 है, C1 ये फर्स्ट वाले मॉसफेट के थ्रू Vin से कनेक्ट था, तो फर्स्ट वाला मॉसफेट ऑन हो गया, Vin के थ्रू C1 कनेक्टेड है। ये C2 है, C2 के इधर ये वाला मॉसफेट कौन सा था, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का वाला ऑफ हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 3 5 ऑफ हो गए और 1 और 4 ऑन, देख सकते हो उसको, नो डाउट। तो 1 और 4 ऑन हुए, तो 1 वाला मॉसफेट ये है, फोर्थ वाला मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ऑन है, बाकी सब ऑफ है, सिंपल सी बात है। तो सर ये वाला ऑन है ना, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, Vin एंड शॉर्ट सर्किट एंड देन C1। फोर्थ वाला ऑन है, हाँ इसको शॉर्ट सर्किट, ये C2 और ये कनेक्शन, बाकी सब ऑफ है, ओपन सर्किट बस। तो C2 देखेगा, C1 देखेगा, C2 के आगे वाला ये वाला पाथ ऑन शॉर्ट सर्किट और ये वाला पाथ ऑन, ठीक है सर, बात है। अगर ऐसा है तो देखो ये दिख रहा है सर्किट। अब बात करते हैं इसकी एनालिसिस की, रेड कलर का पेन ले लेते हैं। अब C1 C2 इनिशियली कितने चार्ज थे सर, C1 C2 इनिशियली चार्ज थे 0 वोल्टेज से। अब क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली प्लस और वर्चुअल शॉर्ट से सर 0, ये इनिशियली 0 से चार्ज था, क्या सर। अब करंट कैसे जाएगी सर, यहां से करंट आएगी के थ्रू, करंट 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 करंट, यही करंट यहां से होती हुई ओप एम्प में चली जाएगी। ओप एम्प में इनपुट करंट 0 है, यही चल रहा होगा। C1 जो करंट होगी, ये ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, तो C1 कितने से चार्ज हो जाएगा, V या V1 से, और C2 चार्ज हो रहा होगा ऐसे करके। अगेन लगा दोगे आप, सेम कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि C1 कितने से चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करके Vin, वोल्टेज अक्रॉस C2 कितना होगा,
V2 बोलूं मैं, तो V2 किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर V0 है और यहाँ पर 0 है, V2 का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर सर 0 वोल्ट, यहाँ पर V0 इक्वल टू माइनस V0 ले सकता हूं मैं, माइनस V0 ही तो है। अब देख C1, QC1 इक्वल टू क्या होगा, QC2 क्या होगा सर C2, और चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है, QC1 इक्वल टू QC, QC1 इक्वल टू QC2 करूंगा, QC1 क्या होगा C1 इंटू V1, C1 इंटू Vn, QC2 क्या होगा C2 इंटू V2, या BC2 कितना माइनस V0, बेटा V0 अपॉन Vn क्या आ जाएगा इस केस, V0 अपॉन Vn इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, अरे माइनस साइन आ गया ना, हाँ आ गया, थिंग इज दैट अब ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मान लो अगेन वही वाली बात कर लूं कि C1 मेरा 100 पिकोफैराड है और C2 मेरा 2 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, तो अगेन मेरा गेन कितना आ जाएगा V0 अपॉन Vn माइनस 50, पहले प्लस 50 था माइनस 50, तो बन गया आपका कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद गेन ऑफ 50। So we can design inverting and non-inverting amplifier with the help of switched capacitor circuit, and advantage of switched capacitor circuit is it occupy less chip area compared to that physical that resistance R1 R2 अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो उससे कंपेयर में इसको फैब्रिकेट करने में कम एरिया लगता है, साथ ही साथ मोर एक्यूरेट गेन मिल रहा होता है मुझे। हमारा टॉलरेंस वाली जो प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम रेंज के हम यूज कर रहे होते हैं, अगर हमने 5% भी टॉलरेंस कंसीडर किया दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नो डाउट यहाँ पर अपन आइडियल स्विच वगैरह कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज स्विच की भी कोई ना कोई नॉइस होती है, दैट नॉइस अफेक्ट द सर्किट नो डाउट, स्विच के वहां पर लीकेज करंट हो रहा होता है, दैट आल्सो अफेक्ट द सर्किट एनालिसिस, देयर इज सम ऑफसेट आल्सो, है ना। मॉसफेट की बात करें अगर हम जितना साइज सिंक करते जा रहे हैं तो मॉसफेट की गेट करंट भी होती है कुछ ना कुछ लीकेज, टनलिंग करंट, सम नॉइस, थर्मल नॉइस इज आल्सो अफेक्ट द सर्किट, सो देयर इज अनदर मतलब थिंग दैट्स गो ऑन, क्योंकि भैया नॉलेज इन्फिनिटी है, एक ही टॉपिक पर आप पूरी जिंदगी मतलब बिता सकते हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी। तो ये आपका एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था जिसको मैं ऊपर से फिर से दिखा रहा हूं आपको, ये बस अंतर क्या था सर्किट में आपने देख लिया होगा पिछले सर्किट के कंपैरिजन में। दिस इज ऑल अबाउट नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट, और इसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सर्किट ही बताया मैंने स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट के थ्रू, सो दैट यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट द दिस स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट। नाउ द पॉइंट इज कि हमारे एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर आप देखें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, आप एनालॉग सर्किट अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम दोस्त पर मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं एनालॉग सर्किट का कोर्स, आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स को खरीद के एनालॉग सर्किट आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अपना। अंकित गोयल सर आपको ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम आपका पढ़ा चुके हैं, सिग्नल सिस्टम आपका गोइंग ऑन है, तो आप वहां से भी अपने कंट्रोल सिस्टम सिग्नल सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। आपको साकेत वर्मा सर ईएफटी कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, आप वहां से ईएफटी कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। आपको पूरा कंबाइंड कोर्स चाहिए तो आप कंबाइंड कोर्स में भी आप अपना बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेटवर्क डिजिटल तो बहुत एक्सीलेंट लेवल पर भीमा शंकर सर पढ़ाते हैं, जो आप सब लोग जानते हैं भीमा शंकर सर इज वन ऑफ द बेस्ट नेम इन द नेटवर्क एंड डिजिटल सर्किट, कि आपने उनसे पढ़ लिया तो आप पे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन ही जाएंगे जो गेट एग्जाम लेवल पर अपने आते हैं, पूरा का पूरा आप सॉल्व करते हो। इंडस्ट्री लेवल पर भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एनालॉग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डिजिटल, ये आपको काफी हेल्प करते हैं, कंट्रोल सिस्टम भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको एग्जाम दोस्त पर मिलता है, यहाँ पर कोई अलग से कोई चीज नहीं देने के लिए जरूरत है, आपको उसी कोर्स में आपको पूरी इतनी नॉलेज मिल जाती है कि आप हर तरीके का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं, हर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए वो यूजफुल है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर जरूर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट द दिस हार्ड वर्क दैट वी आर कैरिंग आउट ओवर हियर, और उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिल सके, वो भी इस चीज को सीख सके अगर उन्होंने नहीं सीखा हो तो, ठीक है ना। नो डाउट इस लेवल पर आप इन knowledge is always infinite, again I am saying there is no end of the knowledge, there is no beginning. Thank you very much, bye bye.